जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। नारद टीवी की खास श्रृंखला भूले बिसरे लोग में आज एक बार फिर बात होगी सुप्रसिद्ध धारावाहिक रामायण की। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिनके जीवन की कहानी अपने आप में किसी प्रेरणादायक पुस्तक से कम नहीं है, जो आपको विषम से विषम परिस्थितियों से लड़ने की सीख देते हुए आपके अंदर एक नया जोश और जज्बा पैदा करेगी। हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर रामायण में मंदोदरी और 90 के दशक की कई हिट फिल्मों में चरित्र भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री अपराजिता भूषण की। इस नाम की वजन और गरिमा और भी बढ़ जाती है जब ये पता चलता है कि इस नाम के पीछे महानतम अभिनेता भारत भूषण जी का नाम जुड़ा है। जी हाँ, अपराजिता जी अपने जमाने के सुप्रसिद्ध अभिनेता भारत भूषण जी की छोटी बेटी हैं। 9 नवंबर 1954 को मुंबई में जन्मी अपराजिता का बचपन राजकुमारियों की तरह बीता। ये बात हैरान करती है कि इतने बड़े अभिनेता की बेटी होने के बावजूद बचपन में इनका सपना अभिनेत्री बनने का नहीं था। ये एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिताना चाहती थी। इनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही पूरी हुई। इनसे बड़ी इनकी एक बहन थी, अनुराधा। वैसे तो भारत भूषण जी अपनी दोनों बेटियों पर ही जान छिड़कते थे, लेकिन उनका प्यार अनुराधा के लिए कुछ ज्यादा ही था, जिसकी वजह थी कि अनुराधा एबनॉर्मल चाइल्ड थी। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अपराजिता की शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन भगवान को शायद सब कुछ अच्छा होना मंजूर नहीं था। उधर भारत साहब के करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ और इधर अपराजिता जी के पति का आकस्मिक देहांत हो गया। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़ा। शुरुआत में ये फिल्मों में डबिंग करती थी। ऐसे ही एक दिन एक स्टूडियो में इनकी मुलाकात हुई रामानंद सागर से। रामानंद सागर के कहने पर इन्होंने रामायण में मंदोदरी की भूमिका निभाई। इसके बाद बॉलीवुड की करीब 50 फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में इन्होंने अलग अलग चरित्र भूमिकाएं की। 1997 में गुप्त इनकी अंतिम फिल्म थी, जिसके बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया से पूरी तरह संन्यास ले लिया। वर्तमान समय में अपराजिता जी मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती हैं और स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही हैं। क्या आगे वो फिल्मों में वापसी करेंगी? ऐसी बहुत सारी बातें आइए जानते हैं नारद टीवी से इनकी इस खास बातचीत में। अपराजिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नारद टीवी पे। नमस्ते अनुराग जी। आपको और हमारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और स्नेह। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और पारिवारिक माहौल कैसा रहा जिसमें अभिनय के प्रति आपका रुझान हुआ? सबसे पहले तो इन सवालों के जवाब देने से पहले क्या मैं एक छोटी सी बात कह सकती हूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग जी, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी आभारी हूँ। जी। मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आपने सारी सच्चाई का खुलासा किया जी। और दर्शकों तक ये बात पहुंचाई कि मैं प्रभा मिश्रा नहीं हूँ, कि मैंने कभी ब्रह्म कुमारी के लिए कोई प्रवचन नहीं दिया है जी। और मैं भारत भूषण जी की बेटी हूँ। मैं उसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच अनुराग जी। और आपका वीडियो देखकर और आपके शब्द सुनकर मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे कलीग जितना प्यार और इज्जत नारद टीवी का करते थे, उससे उनका प्यार और ज्यादा दुगना हो गया है। बस ये कहना चाहती हूँ मैं आपसे। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, आपने पूछा कि मेरा जन्म कहाँ हुआ? जी जी। मेरा जन्म बॉम्बे में ही हुआ, मुंबई में हुआ और मैंने वहीं पे अपनी ग्रेजुएशन की है बॉम्बे में। जिंदगी मतलब मैंने वहीं गुजारी है बॉम्बे में। अच्छा। और 1986 में जब मेरे पति की अकस्मात मृत्यु हुई जी, उसके बाद मैंने फिल्मों में काम किया है। अच्छा। हाँ जी। शुरुआत में जैसे कि आप एक लेजेंडरी एक्टर की बेटी थी भारत भूषण जी की, तो क्या शुरुआत में कभी ऐसा मन था कि फिल्मों में जाना है, टीवी में काम करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस एक हाउसवाइफ थी और मेरे 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। अच्छा। और मैं सिर्फ 32 साल की थी जब मेरे पति की मृत्यु हुई। उसके बाद मैंने डबिंग शुरू की। तो मैं रामानंद सागर जी की रामायण के लिए डबिंग के लिए जाती थी और वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हमने इतने सारे लोगों को के ऑडिशन लिए हैं मंदोदरी के लिए और अब मंदोदरी का रोल
तुम ही करोगी। तो वहां से मुझे मंदोदी का रोल मिला और मैंने इस रोल के बाद मुझे फिल्में मिलने शुरू हुई। फिर मुझे हत्या, बहुत सारी अच्छी फिल्में मिली, मोहरा, गोप, विश्वात्मा, प्यार का देवता, ये सब फिल्में मिली। वहां से मेरा फिल्म करियर शुरू हुआ। उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपके पिताजी के बारे में इतने बड़े एक्टर रहे, तो कुछ ऐसी बातें, कुछ जानी अनजानी बातें जो अभी तक लोगों के सामने ना आई हो, अगर आप शेयर करना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग जी, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि मैं भारत भूषण जी की बेटी हूँ जी। ये मेरे लिए एक बहुत ही स्वाभिमान, बहुत मतलब अभिमान की बात है जी। और मैंने उनकी जिंदगी को बहुत करीब से देखा है अनुराग जी जी। मतलब और सीखा इतना कुछ है उनसे मैंने, कि उनके पास बंगले, गाड़ियां, शोहरत, नाम, सब कुछ था जी। लेकिन जब धीरे धीरे सब कुछ चला गया, उसके बाद इंसान परिस्थितियों की और चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, ये मैंने उनसे सीखा है जी जी। तो उनकी दो ताकत जो थी वो थी, एक तो किताबें, हमारे घर में करीब हजारों कहिए या 1 लाख किताबें थी जो हमारी घर की लाइब्रेरी थी, ठीक है। और संगीत का शौक उनको जी। तो जब उनके पास कभी काम नहीं होता था या कम काम होता था, तो उनको मैंने कभी मायूस नहीं देखा अनुराग जी, कभी टूटते हुए नहीं देखा, या कभी गिला शिकवे या किसी से कड़वाहट, कुछ नहीं। वो अपना हारमोनियम निकालते थे, अपने संगीत में डूब जाते थे या फिर अपनी किताबों में। और मैंने उनसे सीखा कि अगर हम अपने सिद्धांत लेकर चले, हमारे कैरेक्टर को कायम रखें, तो इंसान कभी नहीं टूटेगा, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। तो बस ये देखा। और बाकी वो बहुत ही रिजर्व्ड इंसान थे, मतलब वो ज्यादा सोशल नहीं थे और अपने आप में खुशियां ढूंढते थे, जो जैसी उनकी इमेज थी फिल्मों में ज्यादातर वैसे ही थे। अच्छा मैम, आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि कुछ कितने आप और भी सिबलिंग्स आपके भाई बहन के क्या थे, और फिर कैसा आपका बचपन उनके साथ कैसा रहा जी। हमने बहुत बड़े बड़े बंगले देखे हैं। पारी हिल पे हमारा बंगला था, सांता क्रूज में बंगला था, पूना में बंगला था। तो हमारा बचपन तो ऐसा गया है, मतलब जैसे राजाओं की तरह। तो मेरी एक बहन थी, उनका नाम अनुराधा था जी। हम 2 बहनें थी और मेरी पिताजी की जान अनुराधा में थी, क्योंकि अनुराधा वाज नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड। वो मतलब चल नहीं सकती थी, वो मंद बुद्धि की थी, मुझसे 3 साल बड़ी थी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कभी मैंने उनसे शिकवा गिला नहीं सुना, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों में तब आंसू आते थे जब वो मेरी बहन को देखते थे। वो हमेशा सोचते थे कि उनके बाद अनुराधा का क्या होगा। तो बस मेरी वो एक बहन थी, अब उनको 10-15 साल हो गए गुजर के। और लेकिन हमने बहुत शान देखा है, बहुत मतलब बहुत प्यारा हमारा चाइल्डहुड गया है जी। अच्छा, रामायण के, जैसे रामायण के सभी किरदार, यानी कि जैसे किसी की बात करें, हम अरुण गोविल की बात करें, सुनील लहेरी की बात करें, दीपिका जी की बात करें, या फिर किसी भी एक्टर की बात करें, कि रामायण के बाद उनके लाइफ में बहुत परिवर्तन आया, चेंजिंग आया, कि कुछ लोग तो उनको भगवान भी मानने लगे। यहाँ तक कि अरविंद त्रिवेदी की आज बात होती, जिन्होंने रावण का किरदार किया था, उनको आज भी लोग रावण कहते हैं, उनके बेटों को रावण पुत्र कहते हैं। तो ऐसा रामायण के करने के बाद आपके साथ ऐसा क्या हुआ, कुछ ऐसे बदलाव आए आपके लाइफ में, वो हम जानना चाहेंगे। एक तो ये है कि जब मुझे रामायण मिली तो मेरी शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री में वहां से हुई। जी जी। कैमरा क्या है, मतलब एक्टिंग क्या है, वो सब कुछ मैंने रामानंद सागर जी से सीखा वहां पे उमरगांव में। और ये रोल इतना पॉजिटिव था अनुराग जी, शायद मैं उसको एक्ट नहीं कर रही थी, मे बी आई एम लाइक दैट, मैं शायद थी मतलब क्वाइट, काम और ये। और उस रोल से ये परिवर्तन आया कि उसके बाद मुझे पॉजिटिव रोल बहुत मिलते थे, क्योंकि मेरी इमेज भी वैसी बन गई थी। लेकिन मैं स्टीरियोटाइप हुई, मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे सिर्फ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स मिले, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद सीधा मुझे हत्या मिली, हत्या जो गोविंदा जी की हत्या थी। तो हाँ जी, उस रोल को भी बहुत लोगों ने लाइक किया, हत्या में भी। तो
उससे मतलब ये ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया कि लोगों ने कहा कि मंदोदरी है तो ये नॉर्मल रोल्स नहीं कर सकती ये वो, लेकिन मैंने सीखा बहुत कुछ वहां से। और बस बाकी 10-12 साल मैंने फिल्मों में वेरियस कैरेक्टर्स किए, अलग अलग कैरेक्टर्स किए, चलता रहा सिलसिला। किस तरह के रोल रहे उन 10-12 सालों में फिल्मों में? अधिकतर मैंने आपकी एक फिल्म देखी है, मुझे ध्यान आ रहा है अभी, काला बाजार, जिसमें आप जैकी श्रॉफ की माँ का किरदार आपने निभाया हुआ था। तो क्या इसी टाइप के किरदार मिले या फिर और भी कुछ नेगेटिव या और भी तरह के किरदार आपने किए? मुझे याद है कि ये सब पॉजिटिव रोल करते करते एक बार मुझे एक सीरियल मिली, दूरदर्शन पे आई थी, इम्तिहान, बहुत फेमस हुई थी, रवि राय जी की। जी। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। उसमें रेणुका शानी थे, आलोकनाथ, आनंद देसाई। तो रवि राय जी ने मुझे वहां पे एक नेगेटिव रोल दिया था। अच्छा। काफी। तो मैंने उस वक्त कहा भी था, मैंने कहा रवि जी मैंने अभी तक पॉजिटिव रोल किए, आप नेगेटिव बोले नहीं करो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक नेगेटिव रोल करो। तो उसमें मैंने एक नेगेटिव रोल किया था, मनी माइंडेड लेडी होती है और फैमिली में, लेकिन बड़ा मजा आया करके, कुछ नया करने को मिला मुझे उसमें। और बाकी तो बहुत सॉफ्ट और वैसे इमोशनल रोल्स किए हैं मैंने, बाल ब्रह्मचारी, महाराजा, कॉमेडीज किए हैं कादर जी के साथ काफी। अच्छा। लगभग कितनी फिल्में और टीवी सीरियल्स रहे होंगे? मुझे लगता है सीरियल तो कम थी, लेकिन फिल्में करीब मैंने कुछ 40-50 तो की होंगी 12 साल में। अच्छा। एक दो भोजपुरी की थी, एक दो गुजराती की थी, घरमा राज लुगाया को, और ऐसे कुछ एक दो गुजराती फिल्में की थी, लेकिन हिंदी मैंने करीब 40 तो की होंगी, 40-50। अच्छा, फिर ऐसा क्या रहा कि फिल्मों से आपने दूरी बना ली, टीवी सीरियल से आपने किनारा कर लिया, क्या वजह रही? जी, जैसे हाँ, उसका ये कारण था कि जब मैं फिल्मों में आई तो मेरा मकसद एक ही था, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पति की मृत्यु हुई थी और मेरे 2 छोटे बच्चे थे, तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँ। वैसे मुझे नाम शोहरत में ऐसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन डबिंग्स करना था, मुझे घर बनाना था मेरे बच्चों के लिए, उनको पढ़ाना था। तो डबिंग से जब फिल्म लाइन में काम मिल गया तो मैंने सोचा कि चलो इससे कम से कम हमारा घर बन जाएगा और मेरे बच्चे पढ़ लिख सकेंगे। तो मैंने फिर ये पूना में घर लिया, बनाया, मेरी बेटी को भी पढ़ाया, ग्रेजुएट कराया, और 1997 तक, जब तक गुप्त की मैंने, लास्ट मेरी फिल्म थी गुप्त। अच्छा। राजीव राय जी की, ठीक है। तो वो जब मैंने कर लिया तो मैंने देखा कि मेरा घर बन गया है, अब मैं कुछ साल जाकर अपने बच्चों के साथ पूना में बिताऊं, और मेरा दिल और मेरी आत्मा जो है अब मैं वो करना चाहती हूँ। और मैं राइटर, मैं लिखना चाह रही थी, मैं पढ़ना चाह रही थी। और अनुराग जी, मैं जिंदगी को मैंने इतने करीब से देखा था, मेरे पिताजी की जिंदगी, मेरी अपनी चुनौतियों को। तो मैंने एक सवाल मेरे जहन में हमेशा आता था कि ये दर्द, बीमारियां, ये चुनौतियां, ये जो आती हैं, तो क्या ये तकदीर की एक लकीर है जो ऐसी खींच जाती है कि हम उसे बदल नहीं सकते, यू नो, कि हम अपनी इच्छा शक्ति से और अपनी चेतना से इस सब चीजों को चेंज कर सकते हैं और हमारी तकदीर हम खुद लिख सकते हैं अपने हाथों से। तो ये काफी सवाल मेरे जहन में घूमते थे और मैं फिर पूना आई, गुप्त के बाद मैं पूना आई और मैंने ये सब रिसर्च शुरू किया कि स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होता है। मुझे उसमें बहुत दिलचस्पी थी कि लोग जो इतना पेन और स्ट्रेस से गुजरते हैं, क्यों गुजरते हैं। और वहां मैंने देखा कि अभी 15-17 साल से मैं इन चीजों का रिसर्च करते करते अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि हमारे कर्म, हम जो करते हैं, जो बोलते हैं, इसी से हम अपनी तकदीर लिखते हैं। और फिर मैं राइटर बनी। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काफी आर्टिकल्स लिखे, उनका एक सप्लीमेंट है, संडेज को आता है, उसका नाम है द स्पीकिंग ट्री। अच्छा। जिसमें ओशो, देवदत्त पटनायक, बहुत बड़े बड़े लोगों के आर्टिकल्स आते हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने भी उनके लिए करीब 9 आर्टिकल्स लिखे हैं पिछले 6-7 सालों में। तो ये मेरा छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है, मैं लिखती हूँ। और हाल ही में उन्होंने एक ई बुक पब्लिश की है जिसका टाइटल है 20 लेसन्स इन फाइंडिंग एक्सेप्टेंस, टाइम्स ऑफ इंडिया ने। तो उसमें उन्होंने 20 ऑथर इंक्लूड किए हैं, जिसमें ओशो है, देवदत्त पटनायक है, और उसमें मेरा भी एक आर्टिकल
शामिल है। तो अब मैं यही करती हूँ, मैं लिख रही हूँ और अपनी किताबें लिख रही हूँ इन सब टॉपिक्स पर। अच्छा अच्छा। वर्तमान समय में आप परिवार के साथ अपना लाइफ बिता रही हैं, तो कुछ अपने परिवार के बारे में आप बताएं, कुछ साझा करना चाहें? जी जी। मेरा बेटा है, वो भी वेल सेटल्ड है, वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में है, कॉर्पोरेट फर्म्स में है। और मेरी बेटी है, उसका खुद का बिजनेस है। अच्छा। वो भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करती है, उसकी भी शादी हो गई है, बेटे की शादी हो गई है। और मेरे बच्चे बहुत वेल सेटल्ड हैं। और मेरा बस वक्त यही गुजरता है लिखते, रिसर्च करते हुए, ट्रैवल करती हूँ और छोटी छोटी वर्कशॉप्स लेती हूँ जहाँ इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं हम। जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है या जिनको हीलिंग की जरूरत है, तो हम विजुअलाइजेशन टेक्निक्स वगैरह शेयर करते हैं। यू नो, एफर्मेशंस, मतलब हमारे बोल में इतनी शक्ति है कि हम अपनी बीमारियों को, अपने हालात को बदल सकते हैं। तो इन सब चीजों में मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ और ये मेरी जिंदगी आज है। अच्छा, जैसा कि दर्शक जो हैं आपको रामायण के लिए, मंदोदरी के रोल के लिए आपको काफी पसंद करते हैं, आज भी जो है मैंने देखा वीडियोस पर काफी कमेंट आते रहते हैं। तो कई दर्शकों ने ये पूछा हमसे कि क्या फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान है कि आप फिल्मों में या टीवी पर फिर से आप दिखाई दें? अब मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक रास्ता था जो मैं छोड़ चली और अब जो मैंने जिंदगी अपनाई है, मैं सब चीजों से, मतलब मैं फिर नहीं कर सकूंगी, मतलब वो मुझसे अब नहीं होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत बदल गई है और मैं अपनी रीडिंग राइटिंग में इतनी खुश हूँ। मैंने देखा है कि देखिए, उस वक्त मैं जब एक्टिंग करती थी तो मैं लोगों के दिलों को छूती थी अपने एक्टिंग के माध्यम से। अब मैं लोगों को अपने शब्दों से, अपने राइटिंग से, अपने काउंसलिंग से उनके मन को छूती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई कहता है कि अपराजिता, ये इन सब बातों से हम जो इतने स्ट्रेस में थे उसमें हमें फर्क पड़ा है, हमारी हीलिंग हो गई है, हमारे में एक ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी चेतना में एक फर्क आ गया है। तो इन सब चीजों से अनुराग जी, अब मुझे इतनी खुशी मिलती है कि अब फिर से फिल्मों में और उसमें जाना नहीं, वो नामुमकिन है। लेकिन मैं हमेशा फिल्म इंडस्ट्री की शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि आज जो कुछ भी हो तो मेरा काम वहीं से शुरू हुआ, मेरा घर बना। मैं बहुत कुछ उस इंडस्ट्री के बदौलत कर सकी। जी। क्या कभी अभी, मतलब हाल ही में या कुछ समय पहले कुछ ऑफर मिला आपको काम करने के लिए लोगों की तरफ से? नहीं, अब तो कितने 97 में मैंने छोड़ा था, तो 22 साल हो गए। लेकिन अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब अभी भी मेरा संपर्क है कुछ ऐसे दोस्तों के साथ, कुछ ऐसे आर्टिस्टों के साथ जिनके साथ मेरी बहुत नजदीकी है। तो कभी कभी बातचीत होती है फोन पर और वो तो बड़ा आनंद आता है कि अभी भी वो सब मुझे अभी भी उन्होंने याद रखा है और मेरा अभी भी उनके साथ संपर्क है। नारद टीवी के दर्शकों के लिए आप जो अपने दिल की बात कुछ कहना चाहें, दर्शकों से कुछ साझा करना चाहें, आप कह सकते हैं उनके लिए। जी, मैं उनसे यही कहूंगी कि वो जो प्यार देते हैं, जैसे आपको प्यार देते हैं, जैसे वो हर चीज में इंटरेस्ट लेते हैं और हर बात को फॉलो करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि इससे क्या है, ये पता चलता है कि वो हर बात की एक मालूमात रखते हैं। और मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में सच्चाई सबसे बड़ी बात होती है, झूठ कभी भी टिकता नहीं है। और झूठ को हम थोड़ी देर के लिए दफन कर सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो वो उभर कर ऊपर आता है। मैं उनसे यही कहूंगी कि बस अपने कर्मों पर हम सबको विश्वास रखना चाहिए और प्यार सबसे बड़ी चीज है इस जिंदगी में और इस दुनिया में। धन्यवाद मैम, और हम आशा करते हैं कि आपका ये फोनिंग इंटरव्यू हमारे दर्शकों को पसंद आएगा और भविष्य में हम चाहेंगे कि आपका अब लाइव हम आपको नारद टीवी के माध्यम से दिखा सकें। जरूर। और अनुराग जी, मैं और एक चीज कहूंगी कि कभी भी कोई भी दर्शक, मतलब किसी भी दर्शक को कोई भी सवाल पूछना है तो वो आपसे पूछें और कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हैं और मैं जरूर उनके प्रश्नों का जवाब दूंगी। और उन सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और प्रणाम। धन्यवाद।